चाहे गिर जाऊं लेकिन उठूंगा फिर से, चाहे लड़खड़ाऊं लेकिन बढ़ूंगा फिर से, कर्म के इम्तिहान में संघर्ष करते हुए, चाहे थक जाऊं लेकिन पढ़ूंगा फिर से। विद्यार्थियों, इस नोट्स के साथ ज्ञानस्य गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में साइंस का कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, that is the minimum speed required to put a satellite into a given orbit, that is called, ये जो स्पीड होगा मिनिमम स्पीड, उस स्पीड को क्या बोलेंगे? एक सैटेलाइट को एक गिवन ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए, तो उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? that is called ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, इसका डेरिवेशन अगर देखें तो सिंपल सा है। एक जो सैटेलाइट होगा, एक हमारा ये सैटेलाइट है, इसका सैटेलाइट हम लोग एक गिवन ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट का रेडियस कितना r है और r का कितना वैल्यू हो जाएगा, डेट इज कैपिटल R प्लस h। ये हमारा h क्या r हो जाएगा, हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड h हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम लोग क्या करेंगे? फोर्स को बैलेंस करेंगे। फोर्स यहाँ बैलेंस कैसे होगा? हम लोग बोलेंगे ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का हमारा क्या होगा, कितना वेलोसिटी v है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स को बैलेंस करने से क्या होगा, जिस डेट ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट अपना एक फोर्स मूव करेगा, डेट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दो फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल। ओके, तो ये जो फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, ये दोनों फोर्स को हम लोग बैलेंस करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? v ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? डेट इज mv²/r। r हमारा क्या होगा? डेट इज r प्लस h हो जाएगा। और वहीं अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का बात करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ का और मास ऑफ द सैटेलाइट, ये दोनों का जो फोर्स लगेगा, डेट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग gm कैपिटल M बाई स्मॉल m डिवाइडेड बाई r प्लस h हो जाएगा द होल स्क्वायर। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा बैलेंस करेंगे। और यहाँ से जब बैलेंस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? v ऑर्बिटल वेलोसिटी निकलेगा, जिसका फॉर्मूला होगा रूट अंडर gm बाई क्या होगा? gm बाई r। ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेट इज व्हाट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी को समझने के लिए सिंपल सा, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? ये एक मिनिमम स्पीड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को एस्केप करवा देते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? एस्केप करवा देते हैं फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। मीन्स यहाँ पे ना उस बॉडी पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ना सैटेलाइट पे कोई ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। ठीक है। और ये अपना स्पेस को लॉस्ट कर जाता है, मीन्स आउटसाइड द स्पेस। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई फोर्स को या कोई ऑब्जेक्ट को या कोई सैटेलाइट को हम लोग अगर एक स्पेस से बाहर भेजना चाहे तो स्पीड, एक मिनिमम स्पीड चाहिए। उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? डेट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। उस स्पीड को क्या बोलते हैं? डेट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। और यहाँ पे अगर डेरिवेशन अगर देखें तो एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या हो रहा है? डेट इज एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू रूट अंडर 2gm/r। क्या होगा? रूट 2gm/r। यहाँ पे क्या हो रहा है? डेट इज एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एस्केप वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिया हुआ एक सैटेलाइट है, हमारे पास एक सैटेलाइट है, अर्थ सैटेलाइट, और एक हमारे पास एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो अर्थ सैटेलाइट का जो हमारा ऑर्बिट रेडियस है वो 4 टाइम्स डेट इज ग्रेटर देन द कम्युनिकेशन सैटेलाइट का रेडियस होगा। तो हमारा क्या है? निकालना है टाइम पीरियड ऑफ द गिवन रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट है। तो इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि डेट इज टी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब करना है। तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे? डेट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ किसका? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। उसका क्या करो? स्क्वायर करो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस। किसका? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस किसका? हमारा सैटेलाइट का, डिवाइडेड बाई सिमिलरली सेमी मेजर एक्सिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का द होल क्यूब हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ये 4 टाइम्स रेट ऑफ, तो यहाँ बोल सकते हैं सेमी मेजर ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट कट जाएगा। तो यहाँ क्या 4 द होल क्यूब हो जाएगा ना। डेट इज सैटेलाइट का हमारा क्या हो जाएगा? डेट इज सैटेलाइट द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? टी सैटेलाइट, ये टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगा? डेट इज 4 द होल क्यूब। ठीक है। 4 द होल क्यूब का क्या हो जाएगा? रूट अंडर इंटू टी हो जाएगा, ऐसा कुछ, सॉरी टी इंटू टी होगा सिंपल सा। यहाँ पे क्या होगा? टी होगा।
अब टीसी का हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड निकालेंगे। टीसी को बोलेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक दिन में एक चक्कर लगाता है, तो ये जो हमारा सैटेलाइट होगा कितना डेज लगाएगा, तो इसको मान लेते हैं 1 डेज। इसको क्या करो, मान लो 1 डेज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज 4 × 4 × 4। इसका स्क्वायर कर दो तो आंसर क्या होगा, डेट इज 2 × 2 × 2। आंसर क्या होगा, 8 डेज है। फाइनल आंसर हमारा यहाँ से क्या निकल रहा है, 8 डेज। ठीक है, तो ये जो कैपलर्स, ये पूरा यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगा है, डेट इज कैपलर्स का थर्ड लॉ लगा हुआ है। तो अगर हम कैपलर्स लॉ के बारे में थोड़ा जान ले, तो पहला लॉ क्या कहता है कैपलर्स का, पहला लॉ ये कहता है कि जो जितना भी अर्थ या प्लैनेट है या सैटेलाइट है वो मूव करता है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, अराउंड विथ इट्स स्टार या विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सन। तो यहाँ पे देखो ये फोकस 1 एंड फोकस 2 है, ये हमारा क्या इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। ठीक है, ये अगर फोकस से जो लाइन पास करता है उसको हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं, और जो बाइसेक्ट करता है दोनों फोकस को उसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा लॉ इसका क्या कहता है, डेट इज लॉ ऑफ इक्वल एरियाज है। इस केस में क्या कहता है कि अगर मान लो कोई सैटेलाइट है या प्लैनेट है, वो ये जो सन है इस सन के अक्रॉस के अगर रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे रेवोल्यूट कर रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, ए से बी में जो जा रहा है, तो ए से बी में जो जाने का जो समय ले रहा है उतना समय क्या करेगा, सी से डी में जाने को समय लगेगा। तो ये जो टोटल एरिया कवर करता है इज इक्वल टू सेम होता है, मीन्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज ट्रेवल बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी एंड इट टेक्स टू ट्रेवल बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी। तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं डेट इज लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। अब थर्ड लॉ भी जस्ट हम लोग समझे, डेट इज लॉ ऑफ हार्मोनिक्स में क्या हो रहा है, जो प्लैनेट का जो ऑर्बिटल टाइम है उसको स्क्वायर कर दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो सेमी मेजर एक्सिस है इस ऑर्बिट का, उसका क्यूब कर दो। ये क्या होगा, आपस में रिलेशन बनाता है। अगला क्वेश्चन है विथ रेस्पेक्ट टू द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो डिफॉर्म बॉडी है इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग इस डिफॉर्म बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज फोर्स बाय एरिया। क्या होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला, डेट इज फोर्स बाय एरिया। और वहीं अगर यहाँ ये पूछ दिया हमारा क्या स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन में क्या होता है, चेंज इन लेंथ, ये जो है ना चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ये हमारा क्या बताता है, स्ट्रेस बताता है। अब फाइनली अगर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन करें तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकलता है, डेट इज कॉल्ड यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलो एक टर्म आया यहाँ पे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी भी समझने के लिए सिंपल से समझो कि अगर बॉडी अगर ज़्यादा इलास्टिक है, बॉडी इलास्टिक बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस है उसको डिफॉर्म करने के लिए ज़्यादा है, मीन्स वो बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा रेसिस्ट करेगा अपने आप को डिफॉर्म करने के लिए। अगर बॉडी अपने आप को बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस दे रहा है कि हम डिफॉर्म नहीं होंगे, तो मीन्स समझो कि बॉडी बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। मीन्स बोल सकते हैं स्टील ज़्यादा इलास्टिक है एज कम्पेयर टू रबर। तो रबर को हम लोग बहुत जल्दी डिफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स वो लेस इलास्टिक है। वहीं अगर स्टील का बात करें या लोहा का बात करें, तो वो बॉडी क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस अपने आप को देता है ताकि वो डिफॉर्म नहीं हो, तो उस बॉडी को बोलेंगे ये ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस का सिंपल सा जस्ट पढ़े कि जो फोर्स जो हो अप्लाई कर रहा है मटेरियल पे पर यूनिट एरिया, तो ये जो फोर्स होता है इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड स्ट्रेस है। और स्ट्रेस में क्या होता है, डेट इज स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय यूनिट एरिया। एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज फॉर्मूला का यूनिट हमारा होता है कि डेट इज न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एंड एरिया तो पता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज स्ट्रेस का यूनिट कहलाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं व्हाट इज द स्ट्रेस। बोल रहा है व्हाट इज द स्ट्रेस दैट इज नोन एज व्हेन देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द वेरियस लेयर ऑफ द सॉलिड है, तो ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द वेरियस लेयर ऑफ द सॉलिड, इस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस है। तो इस केस में देखो हमारे पास डिफॉर्मेशन के लिए 3 तरह का होता है डिफॉर्मेशन। एक लॉन्जिट्यूडनल होता है, लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, एक होता है कॉम्प्रेसिव। टेंसाइल में मीन्स होता है कि दोनों तरफ से हम लोग खींच रहे हैं, तो इधर से फोर्स लग रहा है बॉडी पे, इधर से फोर्स लग रहा है, इस तरह का स्ट्रेस को बोलते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस है। फिर एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है, दोनों तरफ से बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, तो उस तरह का बॉडी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस वहाँ पे लग रहा है। सिमिलरली अगर फोर्स और वॉल्यूम और बल की बात करें, तो ये बॉडी है चारों तरफ से अगर फोर्स लग रहा है तो उसको बोलते हैं बल्क स्ट्रेस है। सिमिलरली अगर शेप से रिलेटेड बात करें, तो इस केस में क्या होता है, शियर स्ट्रेस बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। इसमें केस में क्या हो रहा है कि एक इस लेयर के ऊपर फोर्स लग रहा है और नीचे के लेयर के ऊपर फोर्स लग रहा है। और अगर हम नीचे का लेयर बात करें, इस लेयर, ये जो नीचे वाला लेयर सक्सेसिवली क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो फोर्स क्या हो रहा है,
सक्सेसफुली सॉलिड एक लेयर के नीचे ले फोर्स लग रहा है, ठीक है, मींस देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द वेरियस लेयर्स ऑफ द सॉलिड, ठीक है, एंड ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड द टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट से रिलेटेड हमारा इनकरेक्ट क्या है, तो इनकरेक्ट समझते पहले हम लोग करेक्ट देख लेते हैं। करेक्ट हमारा क्या, इट इज अ फ्री फॉलिंग बॉडी, सही बात है, ये जो सैटेलाइट होता है एक फ्री फॉलिंग बॉडी होता है एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी फॉर इट्स मोशन इन द ऑर्बिट। तो ये जो सैटेलाइट है वो अपना ऑर्बिट में खुद बिना कोई एनर्जी से मूव करता है एंड दैट इज डज नॉट रिक्वायर एनी मोशन फॉर इट्स ऑर्बिट, ठीक है। और अगला आता है कि इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड है, ये क्या एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, ठीक है। और लास्ट जो इनकरेक्ट है इसमें कि इट सफर्स एन एक्सेलरेशन, ये गलत है बिकॉज इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड इट डज नॉट सफर्स एन एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन है डेट इज रिलेटेड टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई अगर बॉडी है जो कि इमर्ज कर रहा है पार्सली या कंप्लीटली, बॉडी क्या कर रहा है, इमर्ज कर रहा है पार्सली या कंप्लीटली इन अ लिक्विड एंड इसके वजह से क्या करता है, ये एक्सपीरियंस करता है एक अपथ्रस्ट। ये जो अपथ्रस्ट होता है विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन द बॉडी। ये जो अपथ्रस्ट होता है वो क्या होता है, जो फोर्स जो अपवर्ड फोर्स लगता है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन द बॉडी। तो इस केस में देखो यहाँ पे एक बॉडी सबमर्ज किया जा रहा है पानी में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये बॉडी है क्या कर रहा है, फ्लूइड क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेशर एट इट्स डेप्थ। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज हम लोग जस्ट पर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू ए। तो प्रेशर का फॉर्मूला एक और होता है रो जी एच होता है ना, तो रो जी एच यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे कितना फोर्स अपथ्रस्ट लग रहा है, डेट इज एफ अपथ्रस्ट इक्वल टू रो जी एच इंटू ए। फाइनली अगर हम रिजल्टेंट फोर्स अगर बात करें ऑब्जेक्ट के ऊपर तो क्या लग रहा है, एफ रिजल्टेंट क्या होगा, जो वेट अगर नीचे सिंक कर रहा है तो वेट ऑफ द वेट नीचे ज़्यादा लग रहा है तो वेट फोर्स ड्यू टू वेट माइनस फोर्स ऑफ थ्रस्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा, एफ रिजल्टेंट होगा। अगर हम बात करें कि एफ रिजल्टेंट का वैल्यू जो जीरो होता है तो इस केस में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी। तो अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड, क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये जो प्रॉपर्टी है कोई अगर फ्री सरफेस है वो अपने आप को मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने अपने आप को मिनिमम सरफेस एरिया की ओर रखने की कोशिश करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है लिक्विड को, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेस्पेक्ट टू ये जो स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है वो स्पेरिकल शेप में होता है, क्यों होता है स्पेरिकल शेप में, क्यों होता है, क्योंकि ये इसके वजह से यहाँ पे एक मिनिमम सरफेस ऑक्यूपाई करता है। जो सरफेस एरिया होता है स्पेयर का वो मिनिमम सरफेस एरिया होता है और इसका जो वजह होता है इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन। और ये इसके वजह से क्या होता है, इट दैट इज द लिक्विड ट्राइज टू हैव अ मिनिमम सरफेस एरिया। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो इस केस में क्या हो रहा है कि व्हाट विल बी द चेंज, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल द चेंज इन द हाइट ऑफ द वाटर। हाइट ऑफ द वाटर की और बात करें इन ए कैपिलरी ट्यूब इन ए स्टेशनरी कंडीशन, किस कंडीशन, स्टेशनरी कंडीशन ऑन द अर्थ। ये द सेम ट्यूब, ये जो सेम ट्यूब इज टेकन इन द लिफ्ट दैट इज गोइंग डाउनवर्ड विद द एक्सेलरेशन। तो हम लोग पहले बात करेंगे ये जो कोई बॉडी है, सिंपल से समझ लो, पहले एक बॉडी हो गया यहाँ पे, ये जो बॉडी है इस बॉडी को हम लिफ्ट की और ऊपर एक्सेलेट कर रहे हैं या बॉडी को लिफ्ट की और डाउनवर्ड एक्सेलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस पे नेट तुम्हारा जो अपैरेंट वेट होगा, बॉडी का जो अपैरेंट वेट होगा वो तुम्हारा नेट रिएक्शन फोर्स होगा। बॉडी का जो अपैरेंट वेट होगा वो नेट रिएक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, मान लेते हैं कि बॉडी जो फोर्स लग रहा है ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ जा रहा है, तो नेट हमारा जो बॉडी जा रहा है नीचे आ जा रहा है और इसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, वो ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है इसका टू क्या आ जाएगा, नीचे आ रहा है एम ए। तो यहाँ पे नेट नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो तो हमारा क्या, इसको उठा के इधर फेंक दो तो एम जी माइनस एम ए हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम जो मास लग रहा है जी माइनस ए, तो ये बोल सकते हैं एम इक्वल टू जी इफेक्टिव। तो अगर हम बात करें जी इफेक्ट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जी अगर बॉडी है, अगर उसको बॉडी को हम लिफ्ट में डाल दिया, उसको एक्सेलेरेट करवा दिए डाउनवर्ड की ओर, तो नेट जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। देखो जो जी था फाइनल जी इफेक्टिव क्या डिक्रीज करेगा। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, इस फॉर्मूला में क्या होगा, जब जी इफेक्टिव हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जी इफेक्टिव हमारा क्या डिक्रीज किया, ये जो जी है डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल क्या होगा, हाइट हमारा इंक्रीज करेगा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो रहा है, हाइट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।
and we'll meet in the next video.